नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज सूद, मास्टर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम पीजीआई MER, फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ में ही पिछले विगत 20-25 साल से प्रैक्टिस में हूँ। चंडीगढ़ के नाना प्रकार के इंस्टीट्यूट जैसे पीजीआई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आई हॉस्पिटल सोहाना, CMC और विगत 15 सालों से नीरज आई हॉस्पिटल सेक्टर 36 में सब चंडीगढ़ निवासियों, ट्राई सिटी और आसपास के स्टेट्स में भी आँखों की विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सब में से बार बार मेरा एक ध्यान जाता है पर्दे पे डायबिटीज़ के असर के बारे में और उनके बीमारियों के बारे में। आम जनता में आपको पता है डायबिटीज़ का प्रभाव और प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें आपके खान पान, रहने, एक्सरसाइज शेड्यूल और इन सब चीज़ों का बहुत सारा असर पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में सेडेंट्री लाइफ यानी कि कम मूवमेंट्स और ज़्यादा बैठने की टेंडेंसी की वजह से बहुत से लोगों में डायबिटीज़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम लोग शायद एक डायबिटिक एपिडेमिक के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायबिटिक, उसका प्रभाव आँखों पर, किडनी पर और शरीर के अन्य अंगों पर जैसे हार्ट और ब्रेन, इन सब पे हो सकता है। आज हम बात करेंगे शुगर का या डायबिटीज़ बीमारी का आँखों पे असर। डायबिटिक आई डिजीज़ दोनों प्रकार की डायबिटीज़ में, जो कि एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ यंग लोगों में होती है और सारी उम्र के लिए उनको इंसुलिन की ट्रीटमेंट चलानी पड़ती है, और दूसरी डायबिटीज़ जो कि ज़्यादा कॉमन है और वो वरिष्ठ नागरिकों में 40, 45 या 50 साल के बाद उसका ऑनसेट होता है। डायबिटीज़ के बारे में ये महत्वपूर्ण है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें डायबिटीज़ है। 2-3 साल निकल जाते हैं तब उनको समझ आता है कि डायबिटीज़ है, और उस टाइम तक कई बारी निगाह पर डायबिटीज़ का प्रभाव हो चुका हो। तो जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हैं, जिनको यंग लोगों को इंसुलिन लगानी पड़ती है, उनको इनिशियल 5 साल में शुगर की बीमारी का असर होने का चांस कम रहता है। लेकिन जो लोग डायबिटिक एडल्ट स्टेज में पहचाने जाते हैं, उनको एट डायग्नोसिस, मैं ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि उनको एट डायग्नोसिस हमें पर्दे की जांच करके ये प्रभाव देखने की ज़रूरत है कि शुगर ने उनके पर्दे पे ऑलरेडी कोई असर कर तो नहीं दिया। जो शुगर की बीमारी हमारे पर्दे में होती है उसके कई प्रकार हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसके पर्दे पे डायबिटीज़ का बुरा प्रभाव। इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर भी माने जाते हैं। अगर आप यंग हैं और आपको जल्दी डायबिटीज़ हो जाती है, दैट मीन्स कि आपको लंबे समय के लिए डायबिटीज़ के साथ जीना है, तो आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी या पर्दे पे बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, साथ में कोलेस्ट्रॉल जिसको हाइपरलिपिडीमियाज कहते हैं, ओबेसिटी है और स्मोकिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से डायबिटिक आई डिजीज़ का प्रभाव पर्दे पे और भी गहरा हो सकता है। समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़ का पर्दे पे असर और किडनी पे असर, इन दोनों बीमारियों को माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है। मतलब जो छोटे स्तर की कैपिलरीज हैं, आर्टरियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, जो कि पर्दे के सारे अंगों को, स्थान को खून का दौरा प्रदान कर रहे हैं, उनमें छोटे छोटे लीकिंग पॉइंट्स, ऑब्स्ट्रक्शन और हेमरेजेस या सोजिश पर्दे में आनी शुरू हो जाती है। इसके प्रभाव को देखते हुए हम रेटिनोपैथी को, पर्दे की बीमारी को ग्रेड कर सकते हैं सिविरिटी या उसके प्रभाव के अनुसार।
सबसे ज़्यादा अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसको पहचानना भी शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि उसमें बड़े टाइनी चेंजेस पर्दे में, जब आप सूक्ष्म यंत्रों से, जैसे जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टीरियोस्कोपिक ऑप्थेल्मोस्कोपी, डॉक्टर अपने स्लिट लैम्प से या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से या फिर फंडस कैमरा से करता है, तो वो पर्दे की एक्चुअल सिचुएशन को देख भी सकता है और पेशेंट को समझा भी सकता है। आपको ये जान के हैरत होगी कि पर्दा ही एक ऐसा अंग है जिसमें हम खून की सारी नालियों को डायरेक्ट पहचान सकते हैं, और एक बहुत ही प्रभावशाली इक्विपमेंट है जिसको फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी कहा जाता है, जिससे पर्दे की लीकेज, पर्दे की बीमारी के बारे में सारी डिटेल पता लग सकती है। लेट स्टेजेस में पर्दे की सेंटर में कई बार जो बहुत हिस्सा हमारे निगाह के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसको फोविया या मैकुला कहते हैं या येलो स्पॉट भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, उस हिस्से में सोजिश या कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू हो जाता है, जो कि अगर समय पे निदान ना किया जाए तो वो परमानेंट निगाह को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर्दे की आखिरी स्टेज में खून की ज़्यादातर नालियाँ, जैसे कि 70-80% नालियाँ बंद हो जाती हैं और उनकी जगह एबनॉर्मल नालियाँ पर्दे के सरफेस पे डेवलप हो जाती हैं, जो कि किसी भी वक्त ब्लीड करके पर्दे का निगाह ख़त्म कर सकते हैं या फिर पर्दा हिलने का खतरा रहता है। ऐसी स्टेज को प्रोलिफरेटिव या लेट डायबिटिक या एंड स्टेज डायबिटिक डिजीज़ भी कहा जा सकता है। तो अगर आप बात की सीरियसनेस को समझे होंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आ गया है कि कोई भी आदमी अगर डायबिटीज़ से डायग्नोसिस में होता है तो उसको इमीडिएटली जाके उसी महीने में अपनी शुगर की रिपोर्ट के साथ अपने आँख के डॉक्टर को भी पुतली फैला के चेक करना पड़ेगा। पुतली फैलाना इसलिए आवश्यक है कि बगैर पुतली फैलाए हम पर्दे का सिर्फ 15 या 20% हिस्सा ही देख सकते हैं, लेकिन अगर पुतली फैलाएं तो हम सारा पर्दा भली भांति देख सकते हैं और उसकी जांच भी कर सकते हैं। या मैं यही भी बताना चाहूँगा कि जस्ट लाइक सीटी स्कैन, जिससे आप ब्रेन के और स्कल के अंदर का हिस्सा भी ब्रेन का पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, उसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट आजकल OCT, ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिससे पर्दे की मोटाई, पर्दे की सोजिश और उसका इम्प्रूवमेंट या उसकी डिटेरियोरेशन का अंदाज़ा इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में ही लगाया जा सकता है। ये सुविधाएं पहले मौजूद नहीं थी। इनकी वजह से और कोई स्पेशल इंजेक्शन जिनका नाम है एंटी वेज एफ इंजेक्शंस, लेज़र्स, और सबसे महत्वपूर्ण अच्छा मेटाबॉलिक कंट्रोल, जिसमें कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, जिसकी 3 महीने की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर कैसी रही, उनका लेवल, लिपिड्स का लेवल और अपना डायबिटीज़ का लेवल अगर आप कंट्रोल रखें तो आप इन सब प्रॉब्लम से या तो बच सकते हैं या आप इनको पोस्टपोन कर सकते हैं, ताकि आपको सीरियस विजन लॉस ना सहना पड़े। अंत में मैं अनुरोध करना चाहूँगा मेरे सब डॉक्टर भाइयों से, जो कि फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिस में हैं, होम्योपैथ्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, जो कि डायबिटीज़ को हर स्तर पे ट्रीट करते हैं। ये एक जागृति का विषय है कि आपके पास जैसे ही कोई शुगर वाला मरीज़ आता है, आप अपने समीप जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फ्रेंड आपका है या आप किसी इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं, तो उनका पर्दे की जांच अवश्य करवाएं और अपने रिकॉर्ड में उसका एक नोट बनाएं कि उनके पर्दे में कोई जांच का बुरा प्रभाव दिखा कि नहीं। क्योंकि अगर बुरा प्रभाव दिखा तो ऐसे सज्जन को हर 3 महीने में पर्दा चेक कराना आवश्यक है, और अगर आपको ऐसा प्रभाव नहीं मिला तब तो बेशक आप साल बाद भी उनको फिर से दोबारा चेक कर सकते हैं। ऐसे में पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि उसको अगर अचानक कभी काले धब्बे नज़र आने शुरू हो जाएं या निगाह में कमी लगे और धुंधलापन लगे तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि डायबिटीज़ पर्दे की अंधता का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉज है।
और अगर आप ध्यान से सोचें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास समय से पहुँचें, अपना डायबिटीज़ का अच्छा सा ख्याल रखें, स्वस्थ जीवन, व्यायाम, हेल्दी डाइट और रेगुलेटेड आवर्स, अच्छी स्लीप, ये सारी चीज़ें करेंगे और डायबिटीज़ का अच्छा ख्याल रखेंगे तो आप अपने पर्दे को एक लंबे समय के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। आँखों के सर्जन के पास आँखों की पर्दे की बीमारियों को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण नई मशीन जो अब काफ़ी पॉपुलर हो गई है और तकरीबन इवन छोटे शहरों में भी आई सर्जन्स के पास ये मशीन अब मिलती है, जिस मशीन से जो चीज़ें हम पर्दे की बीमारी के बारे में पहले नहीं पहचान पाते थे, स्पेशली अगर आप ये केस देखें तो ये पर्दे की नॉर्मल मोटाई है इस तरफ की, और इस तरफ पर्दे की मोटाई ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, जो कि यहाँ रेड एरिया में दिख रहा है कि नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ये पर्दा दुगने से भी ज़्यादा मोटा हो चुका है, क्योंकि इसमें शुगर की बीमारी की वजह से पर्दे की लीकेज हो चुकी है। ऐसे बीमारी को पहचानने का पहले हमारे पास कोई जरिया नहीं होता था, सिर्फ एक फंडस कैमरा जिससे हम सामने की फ़ोटो ले सकते थे, लेकिन अब ट्रीटमेंट का असर, पर्दे की बीमारी कहाँ तक है, किस ग्रेड पे है, और उसको पहचानने और उसको इलाज करके उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट समय के साथ हो रही है, उसको भी इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसको ऑक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी कहा जाता है, इस बीमारी से हम उसको पहचान सकते हैं। ना सिर्फ शुगर वाले मरीजों में बल्कि काला मोतिया के मरीजों में ऑप्टिक नाड़ी पे कितना नुकसान हुआ है उसको पहचानने के लिए भी ये इंस्ट्रूमेंट हमारी मदद करता है। और कुछ पुतली की व्याधियाँ जिनको हम कहते हैं केराटोकोनस, जिसमें पुतली पतली पड़ जाती है अनयूजुअली और आदमी के विजन पे बहुत सीरियस नुकसान हो जाता है, उन बीमारियों को भी ये इंस्ट्रूमेंट पहचानने में हेल्प करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है आँख की, जिसको काला मोतिया कहा जाता है, और इसके बारे में आम जन में बहुत कन्फ्यूजन है। हमारे पास आने वाले वृद्धावस्था के तकरीबन 50% लोगों में उनको ये भय होता है कि उनको जो बीमारी है वो सफ़ेद मोतिया है या काला मोतिया। काला मोतिया एक्चुअली एक बिल्कुल अलग बीमारी है जो कि सफ़ेद मोतिया से बहुत अलग है। उसके रीज़न, उसके प्रभाव निगाह पे और आँख पे उसका लॉन्ग टर्म प्रभाव सफ़ेद मोतिया से बिल्कुल अलग है। तो हुआ यूँ कि पुराने ज़माने में लोगों को ये पता नहीं था कि कुछ लोग अपना विज़न क्यों खो देते हैं। तो कुछ में तो उन्हें दिखता था कि एक सफ़ेद से रंग का ओपेसिटी उनको पुतली में, जहाँ से हम देखते हैं काले रंग की पुतली में एक सफ़ेद हिस्सा आ जाता था। और आपको पता ही होगा शायद कि सुश्रुत एक बहुत महान इंडियन पुराने चिकित्सक रहे हैं, जिन्होंने एक विधि बनाई जिसको काउचिंग कहा जाता था, जिसमें एक नीडल की मदद से इस लेंस को पीछे गिरा के वो रास्ता साफ कर देते थे। तो एक तरह से वो सफ़ेद मोतिये का दुनिया का शायद सबसे पहला ऑपरेशन उस तरह से वो करते थे। ये बात कर रहे हैं वैदिक काल की। लेकिन उसके बाद सफ़ेद मोतिया की सर्जरी जल्दी इस सेंचुरी में और पिछली सेंचुरी में स्पेशली बहुत ही प्रभावी ढंग से उसका इलाज होना शुरू हो गया। अब सफ़ेद मोतिया एक भयानक बीमारी नहीं रही है। उसका एक प्रॉपर इलाज लेंस डाल के आँख में एक जो क्लाउडी मीडिया हो जाता है सफ़ेद मोतिया की वजह से, उसको हम निकाल देते हैं और उसकी जगह आधुनिक फेको तकनीक से बहुत ही सूक्ष्म चीरे के साथ आँख के अंदर एक लेंस इम्प्लांट करके उनका विज़न रिस्टोर कर दिया जाता है। ये विधि काफ़ी पॉपुलर है, लोगों को काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड 90% 95% सक्सेस आना बहुत ही मामूली बात है और रिकवरी निगाह की बहुत जल्दी हो जाती है। जबकि काला मोतिया एक कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसके बहुत डिफरेंट अलग अलग तरह के कॉज हो सकते हैं। काला मोतिया आमतौर पे सबसे ज़्यादा कॉमन एज रिलेटेड या कहेंगे उम्र के साथ संबंधित, जिसका कहने का मतलब है अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है या 60 से ऊपर है या 70 से ऊपर है तो आपके हर डिकेड में काला मोतिया होने के चांसेस आँख में बढ़ते रहते हैं।
यहाँ तक कि तकरीबन 2% पॉपुलेशन को, मे बी 75 एंड अबव, उनको काले मोतिये का किसी ना किसी तरह का प्रभाव आंख पे दिख सकता है। तो वस्तुतः काला मोतिया है क्या? काला मोतिया एक्चुअली एक तरह से आंख के क्लोज सिस्टम में प्रेशर डायनामिक्स चेंज होने की वजह से आंख के नाड़ी पे आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से, पीछे नाड़ी पे सूखने की वजह से उसका परमानेंट डैमेज स्लो पेनलेस शुरू हो जाता है। तो आपको काले मोतिये के सिम्टम आए और ये पता लगे कि मुझे निगाह पे प्रभाव पड़ रहा है, ये जरूरी नहीं है। जब आप 40 साल के हों तो ज़रूरी है कि आप आई सर्जन के पास अपना नज़दीक का नंबर जब चेक कराने जाते हैं तो उनसे कहिए कि हमारा आंख का प्रेशर भी चेक करें। आंख का प्रेशर नॉर्मल आदमी में 18, 20, 21 तक माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा मिले और उसका प्रभाव पीछे नाड़ी पे काली मोतिया का दिखे तो हम इस बीमारी को काला मोतिया कहा जाता है। काला मोतिया दो तरह का होता है। एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसमें दर्द नहीं होती, सिम्टम भी मिनिमम होते हैं और स्लो ऑनसेट के साथ कई महीनों में या वर्षों में निगाह का धीरे धीरे ह्रास होता रहता है या तबाही होती रहती है, जिसको आम टेस्ट जैसे कि आईने की जांच से या ऑप्टिशियंस की जांच से पहचाना नहीं जा सकता। इसको एक स्पेशल इक्विपमेंट के द्वारा आई सर्जन अपने हॉस्पिटल में एप्लेनेशन टोनोमीटर विधि या अन्य टोनोमेट्री यानी कि आंख का प्रेशर जांच करने की विधियों की वजह से पहचान सकते हैं। तो 40 साल के बाद हर व्यक्ति का स्क्रीनिंग इंट्राओकुलर प्रेशर या आंख का प्रेशर या आंख का दबाव टोनोमेट्री मेथड, जिसमें सबसे अच्छा मेथड एप्लेनेशन टोनोमेट्री है जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उससे अगर उनका प्रेशर चेक किया जाए और अगर शक हो तो पीछे नाड़ी की भी दो तरह से, एक होता है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड विजुअल फील्ड, कहने का मतलब जितना आपकी निगाह है आप पढ़ पा रहे हैं लेकिन उसके अलावा आसपास कितना देख पाते हैं उसको बोलते हैं विजुअल फील्ड। तो उसके लिए स्पेशल मशीन होती है जिससे हम जांच कर सकते हैं कि विजुअल फील्ड में किस हिस्से पे नाड़ी की डैमेज की वजह से प्रभाव होना शुरू हो गया। इसके अलावा एक ओसीटी टेस्ट आपकी आंख की नाड़ी की जांच कर सकता है और एक परमानेंट रिकॉर्ड दे सकता है, जिसको मशीन 6 महीने या साल के बाद कंपेयर कर सकती है कि आंख की नाड़ी के स्पेशल हिस्से में जिसमें काले मोतिये का प्रभाव होता है उसमें कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा। काला मोतिया अगर दूसरे प्रकार जो होता है वो होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ऐसा ग्लूकोमा लेडीज़ में 50 के बाद और जिनको प्लस नंबर ज़्यादा होते हैं, जिनको हाइपरोपिया कहते हैं या जिनको कहते हैं दूर की दृष्टि उनकी कमज़ोर है, उन लोगों को जिनके प्लस नंबर छोटी आंखें कहने का मतलब, उनको आंख का प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ये वाला काला मोतिया पेनफुल भी हो सकता है। इसमें एंगल क्लोजर का अटैक आए तो आंख लाल, बहुत ज़्यादा दर्द आंख में और सडनली विजन का नुकसान होना हो सकता है। ऐसे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा को पहचानना जरूरी है क्योंकि ये 2-4 दिनों में ही पूरा निगाह को ख़त्म कर सकता है। ऐसे केस कई बार मिस डायग्नोज होकर न्यूरोलॉजी वालों के पास या फिजिशियन के पास घूमते रहते हैं, उनका MRI CT स्कैन होता रहता है और उसमें कुछ जांच में पता नहीं लगता। तो कभी ऐसा अगर किसी को लगे कि मिडिल एज वुमेन और उनको बार बार आंखें लाल होना और सिर दर्द बार बार होना है तो उनको हो सकता है काला मोतिया हो, तो उनका प्रेशर जांच करके विजुअल फील्ड OCT वगैरह करके उनकी निदान इमीडिएटली तुरंत किया जा सकता है। काले मोतिये के कंट्रोल के लिए एक लेज़र, जिससे पुतली के अंदर पेरिफेरी में जहाँ से हम नहीं देखते हैं उस जगह एक छोटा सा ऑल्टरनेट चैनल बना के, जिसको आइरिडोटमी कहते हैं, वो एक स्पेशल लेज़र जिसको ND YAG लेज़र कहा जाता है, ऐसे एंगल क्लोजर वाले लोगों में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। कई बार तो उनको सारी उम्र के लिए फिर दवाइयाँ नहीं डालनी पड़ती। पर अगर केस पहचानने में लेट हो जाए, जिसको हम क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा या क्रॉनिक एंगल ग्लूकोमा कहते हैं, तो इनमें पीछे नाड़ी का नुकसान ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है जो कि रिवर्सिबल नहीं होता।
इसीलिए काले मोतिया साइलेंट बीमारी मानी जाती है और इसका डायग्नोसिस आपका आई सर्जन प्रॉपर जांच के बाद ही कर पाता है। लेकिन इससे बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और अगर आपकी नाड़ी में ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो तो दवाइयाँ, लेज़र और इवन कई लोगों में जिनमें ये चीज़ों से रिस्पांस नहीं आता है, उन लोगों को काले मोती का ऑपरेशन करके भी निगाह को बचाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि काला मोतिया ज़्यादातर ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन बहुत न्यू बॉर्न में भी कभी कभी रेयरली एक कंडीशन जिसको बूफ्ड हेलमेस कहा जाता है, मतलब बुल की तरह आई या प्रोमिनेंट बहुत उभरी हुई बड़ी आंख अगर किसी नवजात शिशु में मिलती है तो उसको इन्फेंटाइल ग्लूकोमा कहा जाता है। और ऐसे लोगों को तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत होती है ताकि उनकी नाड़ी को और उनकी आंख को बचाया जा सके। तो इवन न्यूनेटल ग्लूकोमा भी हो सकता है। इन्फेंटाइल मतलब थोड़े बड़े होकर 3-4 साल की उम्र में भी तो काला मोतिया पहचाना जा सकता है, या कभी कभी यंग लोगों में 30 से 40 साल की उम्र में भी हो सकता है। काले मोती के अन्य कारण होते हैं जैसे शुगर की बीमारी का पहचाना नहीं जाना, और उसके बाद लास्ट कॉम्प्लिकेशन में प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं जब शुगर के, तब भी पर्दे के एंगल बंद होके वो परमानेंट जड़ों वाला काला मोतिया या नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा बना सकते हैं। ऐसा ग्लूकोमा ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही कठिन होता है क्योंकि उसमें सर्जरी या मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाती। लेकिन 90% ग्लूकोमा में अगर समय पर जांच हो जाए और डायग्नोसिस हो जाए तो आपकी विजन को सारी उम्र के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। हालांकि जितना निगाह आपकी पहले चली गई डायग्नोसिस से पहले, उसको वापस लाना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन जितना आपके पास बचा हुआ है उसको सारी उम्र के लिए बचा के रखने की कोशिश कामयाब हो सकती है अगर आप रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट सकें और जो उनकी दवाई बताई गई है उसका निरंतर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर आप डेली ट्रीटमेंट करोगे तभी कंट्रोल रहेगा, वैसे ही काला मोतिया आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको उसकी दवाइयों का ख्याल, जितना आपको भोजन का ख्याल रखना पड़ता है उसी तरह उसकी दवाइयों का ख्याल रखिए। दवाइयाँ बहुत सिंपल होती हैं, दिन में 2 या 3 ड्रॉप्स डालने होते हैं, कई बार सिर्फ 1 ड्रॉप से भी काम चल जाता है। दवाइयाँ 4 या 5 प्रकार की होती हैं, सब ट्राई की जाती हैं, और जब पता लगे कि दवाइयों से भी नहीं प्रेशर कंट्रोल हो रहा तभी सर्जरी का स्कोप या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके चिकित्सक आपको ये सही सलाह दे सकते हैं कि कब आपका किस तरह का इलाज होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप रेगुलर आंख का प्रेशर, अगर आपको काला मोतिया है तो 3 महीने में एक बारी कराइए, अगर आपको नहीं है तो साल नहीं तो कम से कम 2 साल में एक बारी स्क्रीनिंग काले मोती के लिए इंट्राओकुलर प्रेशर या आंख का दबाव टोनोमीटर से चेक करें, तो उससे हम काले मोतियों को पहचान सकते हैं और बहुत अननेसेसरी काला मोती के से जो डैमेज होता है और लोग ब्लाइंड हो जाते हैं उसको हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।